हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत HIVI और IDD ट्रेड के सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 7 की, जो कि आप कोर्स कोड देख सकते हैं। और ये सब्जेक्ट रहेगा आपका एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, उभरते भारतीय समाज में शिक्षा और विद्यालय प्रशासन। इस वीडियो में अभी तक हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट कवर कर लिया है और यूनिट सेकंड के अंतर्गत हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक हमारा सब यूनिट 2.1। यूनिट सेकंड जो कि आप पढ़ेंगे भारत में दर्शन और शैक्षिक आधार ये कैसे विकसित हुआ इसके बारे में, जिसमें आप आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारिकता, मानवतावाद और सिंहासनावलोकन ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। बाकी आप इसमें जो फर्स्ट यूनिट था जो कि शिक्षा की प्रकृति और उसकी एजेंसियां थी, इन सब के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है सारी चीज़ें। तो हम यूनिट 2.1 जो आपका सब यूनिट है इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आदर्शवाद की, और उससे पहले हम बात करेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, ये हम देखेंगे। तो भारत में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद और मानवतावाद जैसी विभिन्न जो शैक्षिक दार्शनिक अवधारणाएं हैं, इनका विस्तार कैसे हुआ, इसका वर्णन कीजिए। ऐसे भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, तो इसको आप स्किप नहीं करेंगे, पूरी वीडियो आप देख कर ही जाएंगे। अथवा शिक्षा में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद और मानवतावाद के योगदान तथा उसकी सीमाओं की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा करके, जैसे कि शिक्षा में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद और मानवतावाद की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, ये चीज़ आप यहाँ पे जान चुके हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे अपने इस टॉपिक में कि शिक्षा दर्शन है क्या, और इसमें जो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद है, इन सब की भूमिका क्या है, इन सब के बारे में हम अच्छे से यहाँ पे कवर करेंगे। तो शिक्षा दर्शन मानव समाज की बौद्धिक और सांसारिक धरोहर को समृद्ध करने का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन ही नहीं माना जाता है, बल्कि इसको समाज की नैतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रगति की नींव भी कहते हैं। विभिन्न दार्शनिक जो विचारधाराएं हैं जो शिक्षा के स्वरूप को, उद्देश्य को और पद्धतियों को निर्धारित करती हैं। भारत में जैसे विविधता पूर्ण जो देश है, जिसमें आप जानते हैं कि भारत में विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग यहाँ पे आपके निवास करते हैं। ये संपूर्ण देश में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद और मानवतावाद जैसी शिक्षा जो है आपके, वो दार्शनिक अवधारणाएं इसमें विशेष रूप से प्रभावशाली हैं, क्योंकि ये सभी आज तक बनी हुई हैं अपनी जगह पे और लोग इनका अध्ययन आज भी कर रहे हैं। इन दार्शनिक विचारधाराओं ने शिक्षा को अलग अलग दृष्टिकोणों से भी देखा है और उसके उद्देश्यों को पुनर्भाषित भी किया है, क्योंकि चाहे जिस भी तरीके से देखा गया हो, अलग अलग तरीके से उसके अर्थ को निकाल करके उसको बार बार उसकी परिभाषा दी गई है, और इसका अपना महत्व क्या है, योगदान क्या है, सीमाएं क्या हैं, ये सभी आपको यहाँ पे बताए भी जाएंगे, जो कि इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आपको बताई भी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियलिज्म की, यानी कि आदर्शवाद की। तो आदर्शवाद जो है वो शिक्षा से आपके कैसे संबंधित है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। अभी तक तो आप लोगों ने ये जाना कि जो शिक्षा दर्शन है वो क्या है। शिक्षा दर्शन में आप लोगों ने देखा कि कैसे विभिन्नता को धारण किए हुए हमारा जो देश है, भारत देश, ये यहाँ पे विभिन्न जो दार्शनिक हुए हैं उनके सभी विचारधाराओं को कैसे यहाँ पे मान्यता और सम्मानपूर्वक उसको स्वीकार किया गया है।
तो आदर्शवाद और शिक्षा क्या है, इसका संबंध क्या है और कैसे इसमें आपके दार्शनिक आए, उनके विचार क्या थे, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो आदर्शवाद जो है वो शिक्षा दर्शन का एक प्राचीनतम और प्रभावशाली दृष्टिकोण माना जाता है, जो ये मानता है कि ये वास्तविक भौतिक संसार में ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक तत्वों में भी ये कहीं ना कहीं समाहित है। यह दर्शन प्लूटो, सुकरात, कांट और हिंगल जैसे जो महान विचारक थे उनके द्वारा इसको समर्थित किया जा रहा है। भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो आदर्शवाद वेदांत और उपनिषदों की शिक्षाओं से ये प्रभावित रहा है, जहाँ ज्ञान को आत्मा की मुक्ति और परम सत्य के साक्षात्कार का माध्यम माना गया है। शिक्षा में आदर्शवाद की जो भूमिका है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर ली गई है, क्योंकि ये नैतिकता, मूल्यों और सत्य की खोज की प्राथमिकता को ये अपनाता है। क्योंकि यहाँ पे नैतिक जो है, मूल्य जो है, सत्य जो है, इन सभी पे सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं और इसकी खोज ही इसकी प्राथमिक एक सिद्धांत मान लिया गया है, या कह लीजिए कि इसमें इसको ही प्राथमिकता दी गई है। आगे बात करें तो आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ये व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है और उसे एक अच्छा मानव बनाता है, आगे बढ़ने वाला या कह लीजिए प्रगतिशील मानव बनाता है। यह ज्ञान को केवल भौतिक आवश्यकताओं तक ही सीमित न रख करके आध्यात्मिक और नैतिक विकास के रूप में भी इसको देखा जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार अगर हम बात करें तो शिक्षा का जो स्थान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह न केवल ज्ञान का एक रास्ता खोलता है बल्कि छात्रों के लिए भी नैतिक आदर्श भी प्रस्तुत करता है। शिक्षा में आदर्शवाद जो होता है वो व्यक्ति के आत्मिक और बौद्धिक विकास पर बल देता है, जिससे वह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ सके। यह शिक्षा प्रणाली विषय वस्तु पर केंद्रित होती है और छात्रों को महान जो ग्रंथ होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं साहित्य हुआ, दर्शन हुआ, नैतिक शिक्षा हुआ, इसके माध्यम से बच्चों को उच्च विचारों की ओर ये प्रेरित करता है। आगे बात करें तो आदर्शवादी जो शिक्षा की कुछ सीमाएं भी होती हैं, क्योंकि ये जो शिक्षा प्रणाली है ये यथार्थवादी जीवन की जो समस्याएं होती हैं उसी से ये कटा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि ये आप वास्तविक जीवन में कौन कौन सी समस्याएं झेल रहे हैं ये उससे रूबरू नहीं कराता है, बल्कि आपके सिद्धांत को ये मजबूत करता है। यह छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने पर ही बल देता है, न कि वो जीवन में अपने क्या क्या समस्याएं हैं, उन कठिनाइयों से कैसे ये जूझ रहे हैं उस पर ये बल देता है। जिससे क्या होता है कि उनके जो वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल होते हैं उनका जो विकास होता है वो सीमित हो जाता है, कि कैसे आप जैसे होता है लर्निंग बाय डूइंग, करके आप सीखते हैं, तो वो करके सीखने वाली प्रक्रिया इसमें नहीं रह जाती है, इसमें एक सिद्धांत जो होता है वो आपके ऊपर थोप दिया जाता है। यह शिक्षा जो होती है यह शिक्षा दृष्टिकोण शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच में परंपरागत और कठोर अनुशासन को ये प्रोत्साहित करता है, जिससे स्वतंत्र विचारधारा का भी जो विकास है वो बाधित हो जाता है, क्योंकि बच्चे स्वतंत्र रूप से यहाँ नहीं सोच पाते हैं, बल्कि उनमें क्या होता है कि एक लाइन बीच में आ जाती है कि ये क्रॉस नहीं करना है, एक सीमाएं हो जाती हैं, एक बाधाएं हो जाती हैं कि इसके बाद वो ये कार्य नहीं कर सकता है, एक नियम थोप दिया जाता है इसमें। तो आपका जो आदर्शवाद होता है वो कह लीजिए कि नीति और नियम तय करता है और उस पे ही व्यक्ति को चलना होता है, जो कि वास्तविक जीवन की जो रियलिटी होती है उससे बिल्कुल भी ये अलग होता है। अब हम बात करेंगे प्रकृतिवाद और शिक्षा का संबंध कैसे होता है। तो प्रकृतिवाद सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। ये नेचुरलिज्म आपका क्या है, तो नेचुरलिज्म आपका मतलब होता ये है कि इसमें जो भी व्यक्ति होता है वो प्रकृति के अनुरूप ही चलता है, उसका स्वभाव भी धीरे धीरे जो होता है वो प्रकृति के अनुरूप ही हो जाता है, उसमें क्या नियम दिए जाते हैं उसी का ये पालन करता है। तो प्रकृतिवाद जो होता है वो शिक्षा का ही एक दृष्टिकोण होता है, जो कि दर्शन शास्त्र का होता है, जो ये मानता है कि शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति के नियमों के अनुरूप ही व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने स्वभाव को विकसित करना चाहिए। यह दर्शन अगर हम इस दर्शन में बात करें तो जॉन लॉक, रूसो,
हर्बर्ट स्पेंसर और मॉन्टेसरी जैसे जो विचारक थे, इनके द्वारा इसको ज़्यादा समर्थन किया जाता है। क्योंकि आपके जो जॉन लॉक हैं, आपके हर्बर्ट स्पेंसर हैं, रूसो हैं, ये सब आपके किससे संबंधित हैं? ये आपके प्रकृतिवाद से संबंधित हैं। ये प्रकृतिवादी जो शिक्षा होता है, इसका मूल सिद्धांत ये होता है कि बालक का जो स्वाभाविक विकास होता है, इसमें बाधित नहीं किया जाना चाहिए। उसे स्वतंत्र रूप से सोचने देने का यहाँ पे पूरा पूरा अवसर देना चाहिए। आगे बात करेंगे तो शिक्षा में प्रकृतिवाद का जो योगदान होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसने शिक्षा में अनुभव और व्यवहारिकता को विशेष महत्व इसमें दिया जाता है। रूसो की एक पुस्तक है एमिल में इस विचार को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है, जहाँ पर उन्होंने बालक को प्रकृति के साथ रहने और अनुभव करने के माध्यम से सीखने की आवश्यकता पर ज़्यादा बल दिया है। प्रकृतिवादी जो शिक्षा होती है, इसमें पारंपरिक प्रणाली, पाठ्यक्रमों और कक्षा शिक्षण की सीमाओं को तोड़ते हुए जो गतिविधि आधारित शिक्षण होता है, उसको यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। अर्थात यहाँ पे करके सीखने पर जोर दिया जाता है। यह बालक के स्वतंत्र विकास, आत्म अनुशासन और अनुभव आधारित सीखने को यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाता है। प्रकृतिवादी शिक्षा में शिक्षक को केवल एक मार्गदर्शक के रूप में ही देखा जाता है, जिसका जो कार्य होता है वो विद्यार्थियों के स्वाभाविक विकास को दिशा प्रदान करता है। पाठ्यक्रम को छात्रों की रुचि और उनकी प्राकृतिक जिज्ञासा के अनुसार ही उसको विकसित भी किया जाता है, जिससे वे बिना किसी दबाव के ही सहज रूप से ही ज्ञान को अर्जित कर सकें। इसमें ये भी देखा जाता है कि जो शिक्षा हो वो पुस्तक केंद्रित बनाने की बजाय उसको हम लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर करें, और उसमें बच्चा अनुभव के आधार पर सारी चीज़ें सीखे। वो जब कोई चीज़ करेगा और करके सीखेगा, तभी उससे उसको अनुभव मिलेगा और उस अनुभव के आधार पर वो चीज़ें सीख सकेगा। आगे बात करेंगे कि प्रकृतिवाद में भी कुछ सीमाएं आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे शिक्षा प्रणाली जो है वो अधिकतर व्यवहारिक और अनुभववादी दृष्टिकोण पर ज़्यादातर ये आधारित होती है। इसमें सिद्धांत और अमूर्त ज्ञान की जो होती है वो उपेक्षा की जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप सिद्धांत का पालन नहीं कर पाएंगे। अमूर्त ज्ञान की यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। यह नैतिकता और अनुशासन को कम प्राथमिकता देती है, यानी कि यहाँ पे बच्चों में नैतिक विकास नहीं अच्छे से हो पाता है और उनको अनुशासन का ज्ञान भी अच्छे से नहीं हो पाता है, और स्वतंत्र रूप से ये यहाँ पे सीखने में पारंगत होते हैं। प्रत्येक जो छात्र की भिन्न भिन्न आवश्यकताएं होती हैं और केवल प्रकृति पर ही निर्भर रह करके शिक्षा प्रदान करना व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर आप प्रकृति पर ही निर्भर हैं और उस पर ही शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। और यहाँ पे जब बच्चे को हम स्वतंत्र छोड़ देंगे और अपने आप से करने के लिए सारी चीज़ें कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो भी गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें बच्चे में ना तो अनुशासन आ पाता है, ना ही उसमें नैतिकता आ पाती है। तो ये टॉपिक आपका जो प्रकृतिवाद है ये यहीं पे समाप्त हुआ। शिक्षा से कैसे रिलेट हुआ ये आपको यहाँ पे बताया गया। बाकी आपको अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार फिर से पूछ सकते हैं। आपको सबसे पहले आदर्शवाद बताया गया। आदर्शवाद में आप लोग को ये बताया गया कि ये आपका नैतिकता पे आपके डिपेंड करता है। वहाँ पे आप स्वतंत्र विचार रखने के लिए आप सक्षम नहीं होते हैं, या स्वतंत्र विचार आप वहाँ पे रख नहीं सकते हैं, अनुभव के आधार पर आप सीख नहीं सकते हैं। लेकिन आप वहीं पे प्रकृतिवाद में स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए या अनुभव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग होती है वहाँ पे वातावरण को आपके अनुकूल बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे प्रयोगवाद और शिक्षा की। अब प्रयोगवाद और शिक्षा एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इसको हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। तो प्रयोगवाद जो होता है ये एक आधुनिक शिक्षा दर्शन होता है, जो अनुभव के आधार पे प्रयोग और व्यावहारिकता को शिक्षा का आधार यहाँ पे माना जाता है। यानी कि ये अनुभव और प्रयोग ये दोनों के आधार पर इसको समझा जाता है। यह दर्शन विलियम जेम्स, जॉन डेवी और चार्ल्स सैंडर्स पियर्स जैसे जो इसमें विचारक हैं, ये इन्होंने प्रयोगवाद को प्रस्तुत किया था। प्रयोगवादी जो शिक्षा होती है यह मानती है कि यह ज्ञान स्थिर है
और अपरिवर्तनशील होता है ये, बल्कि यह निरंतर प्रयोग और अनुभव से विकसित होता है। शिक्षा को जीवन के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के माध्यम से भी इसको प्राप्त किया जाना चाहिए। इसमें ये कहा गया है कि जो आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं या प्रयोग के आधार पर या आपका जो व्यवहार होता है उसके आधार पर जो कुछ सीखते हैं वो आपका प्रयोगवाद होता है। और प्रयोगवाद जो होता है इसका जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो स्थिर होता है, वो परिवर्तनशील नहीं होता है, बल्कि उसको आप धीरे धीरे जब अपने प्रयोग में लेकर के आते हैं या अनुभव करते हैं उस चीज़ को तो वो आपका विकसित होता रहता है। तो प्रयोगवादी जो शिक्षा प्रणाली है ये छात्र केंद्रित होती है और इसे सीखने की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी इसको प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षक एक यहाँ पे मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है जो कि छात्रों की जो भी समस्याएं होती हैं उसको ये समाधान करता है और इनको स्वतंत्र या फिर स्वायत्त स्वयं से इनको सारी चीज़ें करने के लिए प्रेरणा देता है। प्रयोगवादी शिक्षा में परियोजना पद्धति प्रोजेक्ट मेथड भी इसमें शामिल होता है, जिसमें छात्र किसी भी विषय का प्रयोग अवलोकन और गतिविधि के माध्यम से उस सारी चीज़ों को सीखते हैं। ये दृष्टिकोण वैज्ञानिक और व्यवहारिक शिक्षा को भी बढ़ावा देता है, जिससे छात्र न केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि उससे वास्तविक जीवन में जो भी परिस्थितियां लागू होती हैं उससे निपटने की भी क्षमता उनके अंदर विकसित होती है। प्रयोगवाद की भी सीमाएं होती हैं। ये जो शिक्षा प्रणाली होती है इसमें बच्चों में नैतिकता या फिर जो मूल्य होते हैं ये सब कम उनमें विकसित होते हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से अनुभव और व्यवहारिक पर ही कहीं ना कहीं निर्भर रहता है और प्रत्येक छात्र के लिए व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित शिक्षा प्रणाली विकसित करना कठिन होता है। पारंपरिक विषय और संचारित पाठ्यक्रमों की अनुपस्थिति में भी ये शिक्षा प्रणाली असंगठित भी प्रतीत होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मानवतावाद और शिक्षा। प्रयोगवाद के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, अब मानवतावाद और हम शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो मानवतावाद ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म क्या होता है आपका, ये इसमें एक कह लीजिए कि जो इसका दृष्टिकोण होता है बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है, जो व्यक्ति की गरिमा को, स्वतंत्रता को और व्यक्तिगत विकास को ये अपना मुख्य लक्ष्य मानता है। इसमें व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का विकास संभव होता है, जिसमें आपके जो दार्शनिक थे उसमें से आपके सुकरात हैं, अरस्तु हैं, कन्फ्यूशियस हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जैसे जो विचारक थे ये सभी आपके मानवतावाद की शिक्षा से प्रेरित थे। मानवतावाद जो शिक्षा है ये बालक के समग्र विकास पर बल देता है, क्योंकि इनमें न केवल बौद्धिक विकास को ही बल दिया जाता है बल्कि इनमें भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास का भी महत्व देखा जाता है। इस दृष्टिकोण में शिक्षक और छात्र के बीच में एक आत्मीय संबंध सबसे पहले स्थापित होता है, उसके बाद सकारात्मक और सहयोगात्मक शिक्षण, ये ऐसे वातावरण वहाँ पे तैयार किए जाते हैं और उसमें मानवतावाद की शिक्षा दी जाती है। मानवतावाद जो शिक्षा प्रणाली है ये प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, क्षमताओं और रुचियों के अनुसार ही शिक्षण प्रक्रिया को अपनाने पर ये बल देती है। यह आत्म अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता को ये बढ़ावा देता है। शिक्षा को केवल ये व्यावसायिक सफलता तक ही नहीं ले जाता है बल्कि जीवन के जो व्यापक उद्देश्य होते हैं उससे इसको जोड़ता है, जिससे जो छात्र होते हैं वो आत्म जागरूक भी होते हैं और समाज के प्रति उनके क्या क्या कर्तव्य हैं ये उसको भी जानते हैं और उसमें ये उस चीज़ को निभाने में सक्षम भी बनते हैं। किंतु मानवतावादी जो शिक्षा होती है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे जो कि नहीं होनी चाहिए, कुछ इसकी भी सीमाएं होती हैं। ये शिक्षा प्रणाली कभी कभी क्या होती है कि अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित कर जाती है, क्योंकि इसमें नैतिक मूल्यों पर जोर दिया नहीं जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति पर बल देती है। व्यवहारिक जीवन में भी प्रतिस्पर्धात्मक और अनुशासन को ये आवश्यकता इसमें होती है, जो कि मानवतावाद में इस चीज़ को नहीं सिखाया जाता है। तो ये मानवतावाद और प्रयोगवाद, मानवतावाद में आपके क्या होता है कि
कि ये आपके जो कमी इसमें होती है उसमें नैतिक मूल्यों की कमी होती है। और सबसे पहले तो इसमें जो बच्चा होता है उसका समग्र विकास तो होता है, उसके बौद्धिक विकास पर तो जोर दिया ही जाता है, लेकिन भावनात्मक और सामाजिक जो लगाव होता है इसका भी बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। और ये एक तरीके से छात्र केंद्रित होता है, छात्रों को यहाँ पे जागरूक किया जाता है। और प्रयोगवाद भी आपका क्या होता है, ये बाल केंद्रित ही होता है, छात्र केंद्रित ही होता है। और ये प्रोजेक्ट मेथड जो कि परियोजना पद्धति पर आधारित होता है, और इसमें बच्चे करके सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन इसमें भी नैतिक मूल्यों का यहाँ पे कम जोर दिया जाता है। और इनकी जो अनुभव करने की शक्ति होती है वो व्यवहारिकता पर ही निर्भर रहती है। बाकी अब हम बात करेंगे शिक्षा में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद और मानवतावाद की व्यावहारिक प्रासंगिकता क्या है। अभी तक आप लोगों ने इन सभी जो दर्शन शास्त्र थे, मानवतावाद या ये सब, तो इन सबको शिक्षा से आप रिलेट करके पढ़े। अब हम बात करेंगे इसमें कि इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो अगर हम बात करेंगे कि आज के समय में शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका जो उद्देश्य है वो बालक के समग्र विकास को करना सुनिश्चित करता है। कि आप जब बालक का समग्र विकास देखेंगे तभी आप ये समझ लीजिए कि उस बच्चे का विकास हो रहा है। और आधुनिक शिक्षा प्रणाली की बात करें तो यहाँ पे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद और मानवतावाद की जो अवधारणाएं हैं वो विभिन्न रूपों में भी इसको देखा जा सकता है। इन दार्शनिक दृष्टिकोणों ने शिक्षा को नई दिशा प्रदान की है और शिक्षण पद्धतियों में एक व्यापक परिवर्तन भी लेकर के आए हैं। आदर्शवाद जहाँ नैतिक शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षण को ये प्रोत्साहित करता है, वहीं प्रकृतिवाद जो है वो छात्र की जिज्ञासा और अनुभव को केंद्र में रखता है। और प्रयोगवाद में शिक्षा में व्यावहारिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है, जबकि मानवतावाद शिक्षा जो है इसको अधिक मानवीय और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप इसको बनाया जाता है। और इन सभी दृष्टिकोणों का अगर हम बात करें तो इसमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो होती है उसको अधिक प्रभावी माना जाता है और इसका उपयोग हम आजकल कर भी रहे हैं। वहीं आधुनिक शिक्षा प्रणाली में आपके जो आदर्शवाद की भूमिका है वो नैतिक शिक्षा के रूप में, आध्यात्मिकता के रूप में, मूल्यों के संवर्धन में देखा जाता है। और विद्यालयों में नैतिक शिक्षा, अनुशासन और जो नैतिक मूल्य है इन सभी की शिक्षा दी जाती है। इसलिए जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है इससे भी बच्चे कहीं ना कहीं प्रेरित हो रहे हैं। और प्रकृतिवाद जो है इसका प्रभाव भी आज की शिक्षा में स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, क्योंकि जब छात्र क्या करता है, कोई भी गतिविधि आधारित शिक्षा अगर वो प्राप्त कर रहा है तो उसमें उसके अनुभव को देखा जाता है कि पूर्व में उसने क्या क्या किया है और किन किन चीज़ों का अनुभव लेकर के इस कार्य को ये संपन्न कर रहा है। खेल, कला, संगीत और अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ जो आधारित है ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये सब आपके प्रकृतिवादी शिक्षा का ही एक रूप है जो कि बच्चों में देखा जा रहा है इस टाइम पे। और प्रयोगवाद का जो प्रभाव है वो आधुनिक शिक्षा में सबसे अधिक देखा जाता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो आपकी परियोजना विधि हो या प्रयोगशाला विधि हो या वैज्ञानिक प्रयोग हो, समस्या आधारित शिक्षण हो या तकनीकी शिक्षा आधारित प्रयोगवादी हो, ये सभी चीज़ें इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाई जा रही हैं, जो कि किससे रिलेटेड है, प्रयोगवाद से, परियोजनावाद से आपके ये रिलेटेड है। और आज की शिक्षा प्रणाली में छात्रों को केवल सैद्धांतिक ही ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें व्यवहारिक कौशल से भी प्रेरित किया जा रहा है और उसमें उनको समस्याओं को कैसे हल करना है इन सब में पारंगत बनाया जा रहा है। मानवतावादी शिक्षा की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से आधुनिक समय में जहाँ पे शिक्षा को केवल रोजगार प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि उसको व्यक्ति के आत्म विकास और उसके सामाजिक उत्तरदायित्व से भी उसको जोड़ा जा रहा है। शिक्षकों और छात्रों के बीच में घनिष्ठ संबंध, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, समावेशी शिक्षा और छात्रों की स्वतंत्रता मानवतावादी शिक्षा के इसमें प्रमुख तत्व भी हैं, जो आज के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भी इसको लागू किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे शिक्षा में इन विचारधाराओं के जो सामंजस्य हैं इसकी आवश्यकता। तो अगर कोई भी विचारधारा है, कोई भी
अगर दो लोग होते हैं तो उनके बीच में भी सामंजस्य स्थापित करना होता है। तो ये तो बहुत सारे विचारधाराएं हैं और इनके बीच में सामंजस्य कैसे यहाँ पे हो और उनकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इन सभी शैक्षिक दार्शनिक दृष्टिकोण की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, योगदान और सीमाएं भी होती हैं, लेकिन जो शिक्षा प्रणाली में है इनका एक संतुलित समावेशन ही वास्तविक विकास का एक आधार माना जाता है। केवल आदर्शवाद पर ही आधारित जो शिक्षा होती है वो व्यवहारिक जीवन की चुनौतियों से छात्रों को पूरी तरह से तैयार नहीं करती है, बल्कि ये प्रकृतिवाद पर भी जो आधारित शिक्षा है या अनुशासनहीनता है इसको भी जन्म देती है। साथ ही साथ आप इस चीज़ को नोट भी किए होंगे और जानते भी होंगे। इसी प्रकार से प्रयोगवाद पर जो आधारित शिक्षा है उसमें आप देखते होंगे कि उन बच्चों में नैतिक मूल्य की कमी होती है, और मात्र मानवतावाद पर आधारित अगर हम शिक्षा की बात करें तो वहाँ पर आप व्यवहारिक जो कठिनाइयाँ होती हैं उससे छात्र पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता है कि उन कठिनाइयों से वो बच्चा पार पा सके। इसीलिए एक संतुलित शिक्षा प्रणाली की भी आवश्यकता होती है जो नैतिकता और मूल्यों को सुदृढ़ बनाए, आदर्शवाद को अपनाए और बालक के स्वाभाविक जो है उसका विकास करे, और प्रकृतिवाद का भी उपयोग यहाँ पे हो, व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उसके अंदर विकसित हों और प्रयोगवाद को यहाँ पे अपनाया जाए, तथा व्यक्ति के समग्र विकास पर यहाँ पे पूरा ध्यान भी दिया जाए। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो जो नई शिक्षा नीति है आपकी, उसमें NEP 2020 इन सभी दृष्टिकोणों को इसमें समाहित करने का पूरा प्रयास किया गया है। इस नीति में छात्रों के लिए नैतिक शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षा, व्यवहारिक कौशल आधारित शिक्षा तथा समावेशी और व्यक्तिगत केंद्रित शिक्षा प्रणाली पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। यह नीति स्पष्ट रूप से ये दिखाती है कि आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद और मानवतावाद की जो शिक्षा प्रणाली है इन सभी को एक साथ यहाँ पे सामूहिक रूप से इनको जगह दी जाए और इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर हो, जिससे छात्र का समग्र विकास हो सके। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। जहाँ पर आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, यहाँ पे आप लोगों ने प्रयोगवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, मानवतावाद, ये चारों वाद आपने पढ़े जो दर्शन शास्त्र में आपके हैं सारी चीज़ें, और इससे रिलेटेड जो आपके विचारक लोग हैं उनके भी विचार आप लोगों ने पढ़े हैं, और शिक्षा से कैसे रिलेट करता है ये भी यहाँ पे आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं सोचती हूँ कि आधे घंटे में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाती हूँ, और सोचती हूँ कि आप लोग अगर ये वीडियो एक बार सुन भी लेंगे तो आपको 50% सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी, और जहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ाया जाता है वहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक के आप लोगों को बताती भी हूँ कि इसका इसके साथ में कैसे संबंध हो सकता है। तो फिर भी अगर आप लोगों को समझने में कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं चाहती हूँ आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ लें। तो आप लोगों का ये यूनिट सेकंड के अंतर्गत आपका सब यूनिट 2.1 जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे 2.2 की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। एग्जाम सर पे है तो आप जल्द से जल्द तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जो भी बच्चे अभी भी सोए हुए हैं तो वो अब जग जाएं, क्योंकि अब उनके पास सोने का समय बिल्कुल भी नहीं है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो बाय बाय, टेक केयर।